हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल सी 5 पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग की यूपीएसआई की सीरीज भी आई होप बहुत अच्छी जा रही है, जैसा कि रिस्पांस आप लोग का मिल रहा है, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग यूपीएसआई की जो भी पीआईक्यू की सीरीज यहाँ पे चल रही है आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो। तो आज जो हमारा सेशन है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम किस चीज का डिस्कस करेंगे मैं आपको पहले बता दूं। एक तो प्रस्तावना का होगा, दूसरा होगा भारत राज्य क्षेत्र का, तीसरा नागरिकता, और चौथा मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्न जो आपके यूपीएसआई के और कांस्टेबल के पीआईक्यू में आ रखे हैं। मैंने उसको एक अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है। तो क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज करते हुए चलेंगे, और अब तक जैसा प्यार बनाते दिखा रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, सेम वैसे ही आगे भी हमारे लेक्चर को दिखाते रहिए। और साथ में अभी यूपीएसआई की यूपी स्टैटिक जीके जो आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 अब तक हो चुका है, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। वो आपके लिए ना सिर्फ यूपी एसआई या कांस्टेबल के लिए, बल्कि यूपी के स्टेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर यूपी स्पेशल की बात आती है तो वहां से आप अपनी हर एक चीज को कवर कर सकते हो। उसी चैप्टर से क्वेश्चन आपके आने हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल बहुत अच्छा कराया हुआ है, और साथ में भी आगे भी कराता आऊंगा। ठीक है। और तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इस सेशन का सबसे खास बात क्या है, मैं आपको बताऊं। जब मैं पॉलिटी का क्वेश्चन कराता हूं तो साथ में मैं ऑप्शन को भी डिराइव करता हूं कि कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, मैंने चारों ऑप्शन का भी डिटेल बता दिया, और साथ में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं ये भी इसमें बताता हूँ। इसलिए ये सेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोग के लिए, देखना कि एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन पूरे कवर करते हैं। ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। ठीक है। क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उद्देश्य सामान्य भाईचारा को बढ़ाता है? मतलब समान भाईचारा मतलब इसमें भारतीय संविधान में विच वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एम ऑफ प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड, देखो ब्रदरहुड बंधुत्व की बात हो रही है, समान भाईचारा। आंख बंद करके अगर भाईचारे की बात आए तो बंधुत्व की तरफ जाना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात आती है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा, तीसरा क्यों नहीं होगा? देखो, पहले ऑप्शन में न्याय लिखा हुआ है। न्याय 3 प्रकार का, कौन कौन से आगे बता रहा हूं। स्वतंत्रता भी, स्वतंत्रता का मतलब अभिव्यक्ति तथा बोलने की आजादी, यही है स्वतंत्रता। तो ये तो भाईचारे से कोई मतलब है नहीं। समानता का यहाँ कोई लेना देना है नहीं। न्याय का मतलब सोशल जस्टिस हो गया आपका। ठीक है। आर्थिक जस्टिस हो गया, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों का प्रतीक है न्याय। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता को दर्शाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी समान है, तो समानता वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों सही है आपको समझ आया? मैं साइड हो जाऊं, ये चारों ऑप्शन का डिराइव हो, एक बार आप अच्छे से देख लो, जिससे आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ता हूं, जो आपका यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। 2016 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूची संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त मूलभूत प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है? मतलब ये कह रहे हैं कि संविधान के प्रियम्बल में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रिप्रेजेंट इन द फंडामेंटल कमिटमेंट्स एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कह रहा है इसमें ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जो आपकी प्रस्तावना में हुबहू देखने को मिलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। देखो, हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं। क्या आपने कभी प्रस्तावना में समानता वर्ड सुना? बिल्कुल सही। स्वतंत्रता सुना? बिल्कुल सही। लोकतंत्र है? बिल्कुल। संप्रभुता है? बिल्कुल। लेकिन हमने समतावाद कहीं वर्ड नहीं सुना, राइट? तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं इसमें समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व और समाजवाद और संप्रभुता। देखो, ये जो है समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, समाजवाद, संप्रभुता, ये बिल्कुल सही बात है, पर हमने आगे भी ऑप्शन देखते हैं, क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? देखो, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक वैश्विक पहचान, बिल्कुल ये गलत है, ये भी ऑप्शन। अब ऑप्शन बी और डी की तरफ देखते हैं। बी और डी। बी में क्या है? समानता, इसमें भी समानता है। स्वतंत्रता उसमें भी है, इसमें है। भातृत्व इसमें भी है, उसमें है। उसमें समाजवाद है, इसमें लोकतंत्र है। तो अपने में क्या समाजवाद दिखता है, लोकतंत्र देखने को मिलता है? लोकतंत्र। तो हमारा ऑप्शन डी, ये देखने को दोनों मिलता है, लेकिन सबसे करीब आंसर हमारा होगा डी वाला, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता ही अपने प्रस्तावना में हुबहू देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है। इक्वलिटी, फ्रीडम। ठीक है।
ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। बात आई समझ में आपको? क्या बताना चाह रहा है ये? ऑप्शन से कैसे हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? ये देखो भी इजी है। इजी से भी हम हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, तब देखते हैं आप लोग कैसे कर पाते हो। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त इक्वलिटी मतलब समानता पद का अर्थ क्या है? जो समानता वर्ड यूज हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वलिटी यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भेदभाव की अनुपस्थिति? बिल्कुल नहीं। विशेषाधिकार की अनुपस्थिति? बिल्कुल नहीं। या है, ये आगे बताऊंगा। समानता, समान मताधिकार, ये भी बताता हूं। राज्य द्वारा समान व्यवहार। देखो, अगर बात आई समानता, समानता अगर मान लो 10 पीपल है, 10 लोग हैं, वहां पे समानता कैसे हो सकती है? अपने मन से आप डिसाइड करो, सोचो, थिंक करो कि समानता का मतलब क्या होता है। कोई एक देश है जिसके अंदर बहुत सारे पीपल रह रहे हो, वहां पे आप समानता कैसे शो कर सकते हो? यही ना कि कानून की नजर में हर कोई समान हो, किसी का कोई विशेषाधिकार ना हो। अगर किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है, कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, वही है समानता। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। विशेषाधिकार की जहां पे अनुपस्थिति होगी वही होगा समानता। असली मतलब हर कोई समान कब? जब कानून के समक्ष हर कोई बराबर हो। तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समानता का आशय केवल समानता से नहीं बल्कि ये एक सुनिश्चित करने का है कि किसी को विशेषाधिकार न दिया जाए, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हो। संविधान का यह आधार सामाजिक और विधिक समानता की नींव रखता है। जो मैंने बोला वही बात है ना, कानून के समक्ष हर कोई बराबर हो, यही है आपका समानता। ठीक है, आ जाओ। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों जो वर्ड है ये मूल संविधान में नहीं थे। ये ध्यान रखना, जब अपना संविधान बना था 1950 में, जब लागू हुआ 26 जनवरी को, उस समय ये तीनों वर्ड नहीं थे। इसको ऐड कब किया गया? इसको याद करने वाली बात है, 42 अमेंडमेंट 1976। कब? मलिशिया 42 सेकंड, एक मिनट, 42 अमेंडमेंट द्वारा। कब? 1976 द्वारा। तो ऑप्शन 1976 दिख रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या कर रहा है? प्रस्तावना में तीन वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं थे, 1976 में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कौन सा संविधान संशोधन था, तो आप 42 यानी बलिशाहमा बताओगे। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? देखो, प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में, जो भी मैंने पीछे बताया। कब? 42 अमेंडमेंट। तो ये सही। कब? 42 1900, याद रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? मतलब कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में? तो आप एक बार बताओगे, 1976 में 42 अमेंडमेंट द्वारा। चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलूं, आ जाओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सा शब्द विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है? अभी अगर आपको मेरा पीछे 10 मिनट पहले भी आपको मैंने समझाया है, एक क्वेश्चन आ रखा था सेम उसी का हुबहू मॉडल में, वहां पे वर्ड पूछ लिया था कि समानता का क्या मतलब है, यहां पे पूछ लिया कि विशेषाधिकार के अभाव का क्या मतलब है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से डाइवर्स हो रहे हैं, क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सा मतलब समझो, अगर विशेषाधिकार के अभाव की बात होगी तो ये समानता से रिलेटेड होगा। तो भैया हो, जहां पे समानता होगा वहां पे विशेषाधिकार नहीं होगा, अब्सेंस होगा। क्या? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं होगा वहां पे, जहां पे समानता की बात होगी। कानून की नजर में हर कोई बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ये कौन सा आर्टिकल है वैसे? अगर आर्टिकल की बात होगी कि कानून के समझ हर कोई समान है, विधि की समझ समानता, आर्टिकल 14 जो मूल अधिकार में है, आगे बताऊंगा। राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये चीजें देखो, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया? बात यहां पे हो रही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। कब?
13 दिसंबर 1946 किसने प्रस्तुत किया था? तो बात आएगी तो अब इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने, एम एन रॉय ने नहीं। ठीक है, एम एन रॉय ने 1934 में किया था, वो कोई और चीज थी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है तो कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसको अपनाया कब गया, मतलब ये पारित कब हुआ? इन्होंने तो प्रस्तुत किया था लेकिन इसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। याद रहेगा आपको? प्रस्तुत कब हुआ था? प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर, मतलब इसको असेंबल कब किया गया था? असेंबली में। तो आप 13 दिसंबर 1946 बताओगे। क्या बताओगे? 13 दिसंबर 1946। बात आएगी इसको पारित कब किया गया, माना कब गया, तो आप कहोगे कि 22 जनवरी 1947। यहां तक क्लियर है? किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ। ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में किस शब्द का उद्देश्य भारत के लोगों में सामान्य भाईचारे की भावना को प्रस्तुत करता है? देखो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में फिर से पूछा गया है, इसके पहले 2016 में पूछा गया था, और अभी मैंने आपको बताया था बंधुत्वता का ही मतलब होता है कि भाईचारा। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे चलूं, देखो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे रिपीट क्वेश्चन। आ जाओ आगे चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था? ये ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा एक वर्ड है, मतलब which of the following term was not mentioned in the original preamble of the Indian Constitution 1949। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब भारतीय संविधान जब बना था उस समय प्रियम्बल में कौन सा एक ऐसा वर्ड था जो उस समय नहीं था, बाद में चेंज होके वो आया। तो भैया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा वर्ड है जिसको जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट द्वारा, 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। ठीक है, याद रहेगा आपको मैंने क्या बोला कि जो मूल संविधान था उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 वर्ड थे और ये वर्ड नहीं थे। ठीक है, मैंने आप भी आपको बताया 42 अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़े गए 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? बात यहाँ पे कुंजी की हो रही है। कुंजी का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारा खजाना, ऐसा पेटी जिसके अंदर बहुत जरूरी सामान हो। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें ही आदर्श देखने को मिलता है, इसमें ही विजन देखने को मिलता है। तो हमारा जो है ये उद्देशिका ही हो जाएगा कुंजी संविधान की। Which of the following is the refers to as the key to the constitution? जो भी यूपीएसआई परीक्षा आपके 2014 में पूछा गया था। चीजें यहां तक क्लियर है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार ये है मैग्ना कार्टा, ये आगे बताऊंगा। संविधान आत्मा तथा हृदय किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को। आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल 21 को। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर आत्मा तथा हृदय की, संविधान की आत्मा तथा हृदय किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है। किसने कहा था? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने। अगर बात आएगी आत्मा किसे कहा गया है तो आर्टिकल 21। मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भाग 3 को संविधान के। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी। ठीक है, क्यों कुंजी कहा गया है? आगे आओ। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा और उद्देश्य को व्यक्त करती है, इसे संविधान की कुंजी कहा गया है क्योंकि यह संविधान के निर्माताओं के आदर्शों, उद्देश्य और लक्ष्यों को दर्शाती है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि भारत राज्य कैसा है, भारत की उद्देश्य क्या है और यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी विचारधारा है, अखंडता है, इसमें सारी चीजें इसमें। हालांकि 42 अमेंडमेंट के बाद ये तीनों वर्ड ऐड किया गया था, समाजवादी हो गया, अखंडता हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। ठीक है, आगे चलो, चीजें यहां तक क्लियर हुई आपकी? आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद वर्ड जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है। 2021 में पूछा, 2016 में पूछा, यही 42 अमेंडमेंट पे ही लटका हुआ है। मतलब सोचो कि जो 42वां संविधान संशोधन कितना महत्वपूर्ण है प्रस्तावना के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 वर्ड जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है,
इसमें एक वर्ड फिर यहां से उठा लिया, इसने बोल दिया समाजवाद वर्ड कब जोड़ा गया था। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया 1976, 42 अमेंडमेंट, 3 वर्ड, बस हो गया। ऑप्शन बी सही। देख रहे हो, पीवाईक्यू करने का ये मतलब होता है कि हमें ये पता चलता है कि एग्जाम की दृष्टि, जो एग्जामिनर होता है उसकी दृष्टि कहाँ पे है, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिलेटेड टू द वीमेन सेफ्टी वाज पास इन द लास्ट 2 ईयर। देखो बात हो रही है 2014 की, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, तो इसके लिए हमें 2012-11 के आसपास जाना होगा। मतलब 12 से 14 के बीच में ऐसे कौन से कानून पारित हुए थे वीमेन के सेफ्टी को लेकर के। तो आप ये याद कर लेना, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, यही पारित हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको आपको याद करने की नीड है। अगर बात आएगी इसको पारित कब किया गया था, 2012 में अधिनियम बना था, लेकिन इसको लागू किया था 2013 में। 2012 में संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, और लागू कब हुआ, 2013 में। ठीक है, समझ आ रहा है सारी चीजें, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप ये सोचिए, इससे ये अंदाजा लगाओ, अगर आपका 2025 में क्वेश्चन ये होने वाला है पेपर, तो आपसे ये पूछ लेगा कि लास्ट 2 से 3 साल के अंदर वीमेन को लेकर के रिसेंट में कौन सा एक एक्ट बना उत्पीड़न को लेकर के, या चाइल्ड पे पूछ लिया, वृद्ध पे पूछ लिया, सोशल वेलफेयर पूछ लिया, कौन सी भी लास्ट में कौन सा एक कमिटी बनी एसटी एससी के लिए, चाचों के लिए, मतलब ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलता हूं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है। इसमें कह रहा है कि भैया कि मतलब एक, तो भारत को विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ये अधिकार भारत के किस संविधान के पार्ट से मिला है इसको कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानो। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ये सब धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। किसी ये नहीं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत हर एक धर्म को एक समान दृष्टि से देखेगा, और आप यहाँ पे मनचाहा कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, पर जबरदस्ती किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते अपने धर्म को परिवर्तन के लिए। आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकते हो। राज्य किसी स्पेशल धर्म के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा जब तक कि वहां पे हनन या शोषण की बात ना हो, कि उसको लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है, हनन हो रहा है या जबरदस्ती चीजें हो रही, तो राज्य तभी इंटरफेयर करता है। वरना हर किसी का धर्म के लिए इसका एक ही दायित्व है कि इसके लिए हर धर्म एक समान है। धर्म निरपेक्ष राज्य का यही मतलब होता है। ठीक है, तो ये कहां से मिला है, प्रस्तावना से। कब मिला भैया, 42 अमेंडमेंट के द्वारा। देख रहे हो, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। कब, 1976। चीजें क्लियर है, आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो वहीं से जो भी मैंने आपको बताया। इसमें पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। देखो यहां पे बात हो रहा है कि नागरिकता से संबंधित। देखो भाग एक क्या है, भाग एक है भारत के राज्य क्षेत्र एवं संघ की बात हो रही है, लेकिन भाग जो दो है ये नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल कौन कौन सा, 5 से 11। ये रहा आपका आर्टिकल 5 से 11, ये सिटीजनशिप को लेकर है। ठीक है, अगर मैं भाग 6 की बात करूं, भाग 6, भाग 6, तो ये है राज्य सरकार को लेकर, राज्य सरकार, राज्य। अगर मैं बात करूं भाग 8 की, तो ये राज संघ राज क्षेत्र को लेकर के, यूटी को लेकर के है। भाग 8 बात करूं तो यूटी को लेकर के है। और अगर मैं भाग 12 की बात करूं तो वित्त और संपत्ति को लेकर के है। वित्त, संपत्ति, उपबंध। आपको बात आई समझ में।
इस चारों ऑप्शन का मतलब जानो। भाग 6 अगर है तो राज्य सरकार, भाग 8 की बात होगी तो यूटी, यूनियन टेरिटरी, भाग 2 नागरिकता, भाग 12 वित्त संपत्ति उपबंध को लेकर के है। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपको? देख लो एक बार, मैं हट जाता हूं। आगे चलो, आ जाओ। भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखो भैया, मैं आपको हर एक अनुच्छेद का मतलब बता रहा हूं, तो आप डिसाइड करना कि कहां से क्या है, ठीक है? देखो, आर्टिकल जो 2 से 4 लेकर है ना, 1 से 4 तक, एक्चुअली 1 से लेकर 4 तक भारत का राज्य क्षेत्र को लेकर के है। भारत राज्य क्षेत्र, भारत संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। आर्टिकल जो 12 से 14 है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा, 14 में ये कहा गया है भैया कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। ठीक है, ये भी ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। आर्टिकल जो 5 से 11 आता है, ये नागरिकता से संबंधित आता है, सिटीजनशिप, सिटीजन। तो हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट। मैंने क्या बोला? 1 से लेकर 4 तक भारत संघ राज्य क्षेत्र ले आता है, भाग 1 ये है। भाग 2 जो होता है 5 से 11 के बीच में आता है, नागरिकता से संबंधित। भाग 3 जो आता है, ये 12 से 35 के बीच में आता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकता है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा एक कार्य है, अगर आप ये करोगे तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, छीन ली जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिसलॉयल्टी या इनलीगल कॉन्टैक्ट विथ एनिमी ड्यूरिंग वॉर, पहला सही या दूसरा सही है? ये कह रहा है कि संविधान के प्रति आप डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो, क्या आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी? बिल्कुल हाँ। भारत में भारतीय संविधान जो है सबसे ऊपर रखा जाता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप संविधान का अनादर करोगे, इसके प्रति आप डिसलॉयल्टी दिखाओगे, तो आपकी नागरिकता बिल्कुल छीन ली जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। युद्ध के समय आप अगर शत्रु के साथ मित्रता रख रहे हो, अपने भारत के भेद दे रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसे आप इनलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा मान लिया जाएगा कि आप अपने देश के प्रति, आप देशभक्ति नहीं है, आप देश विद्रोही हो। ठीक है, तो वहां भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऑप्शन बी भी गलत है, मतलब इसके हिसाब से सही है कि छीन ली जाएगी। तो ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अगर आप डिसलॉयल्टी है, तो भी आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। और अगर आप अपने युद्ध के समय शत्रु के साथ संबंध रख रहे हो, आप यहाँ की यहाँ बातें कर रहे हो, सारा भेद दे रहे हो, भारतीय सेना का भेद दे रहे हो, शत्रु से आप संपर्क करने का मतलब तो ये है ना युद्ध के समय कि यहाँ का भेद दे रहे हो, तो आप अपने भारत के नागरिक कहाँ रहे? इसका मतलब आप देश विद्रोह हो, आपको देश के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं है। और याद रखना, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, देश और संविधान ही हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें। देश के साथ गद्दारी का मतलब जाहिर सी बात है कि आप अपने साथ गद्दारी, अपनी आत्मा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून का भी प्रावधान है, और होना भी चाहिए भाई। अब 2000, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के मेंस यूपी कांस्टेबल में कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे? क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, और आपको पता होगा 2011 में आंकड़े के अनुसार, 2011 में जब जनगणना वगैरह हुई थी, आंकड़ा हुआ था, उसमें पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे था अपने देश की नागरिकता लेने में, भारत की। तो उस समय के ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। 2011 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है। ठीक है, 1093 लोग थे। इसका मतलब ये समझो कि जब आपका क्वेश्चन यूपीएसआई के 2025 में होगा, तो आपको पुराना डेटा के साथ साथ नए डेटा के साथ भी अपडेट रहना होगा कि 2024 या 23 या 22
रिसेंट आंकड़ों के अनुसार आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे कौन सा देश रहा है। और यहाँ से पलायन करने वाले देशों में अपने भारत से जो नागरिक जो विदेशों में गए हैं वहां की नागरिकता लिए हुए हैं, कौन सी देश की सबसे अधिक नागरिकता लिए हुए हैं, ये चीजें आपको जानने योग्य हैं। ये चीजें डिटेल के साथ आपको जानना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तब क्यूआईक्यू से हमें यही देखने को मिलता है, एक हमें इमेज ड्रॉ होती है माइंड में कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र। यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत भी मानी जाती है, लोकतंत्र की जननी ही मैग्ना कार्टा माना जाता है। बात है 13वीं सदी के आसपास की, 22वीं सदी कम हुई के बाद की। मैग्ना कार्टा एक नया वर्ड आया जहां पे राजा के द्वारा अधिकार पत्र या घोषणा की जाने लगी। यह बताया जाने लगा कि राजा का अधिकार कुछ भी नहीं है, मैग्ना कार्टा ही सबसे ऊपर है। कानून जो होते हैं राजा से ऊपर हैं, ठीक है, राजा उससे नीचे है। तो उसी हिसाब से अगर भारतीय संविधान में बात करूं कि सबसे ऊपर क्या है, तो आप मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, तो मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। मतलब भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार सबसे ऊपर रखा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है लोकतंत्र की जननी। ठीक है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको चीज समझ आ गई। भाग 3। अब मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। भाग 1 में मैंने अभी आपको बता दिया भारत राज्य क्षेत्र हो गया। और अगर मैं भाग 5 की बात करूं तो ये संघ सरकार की बात हो रही, केंद्र सरकार। 5 क्या है, केंद्र सरकार या संघ सरकार, केंद्र सरकार। भाग 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स या आर, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक और अगर बात आती है भाग 1 की, तो भाग 1 मैंने अभी आपको बताया क्या है, भारत संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग अगर 9 की बात आएगी तो इसमें क्या है, पंचायत से संबंधित, पंचायतें, पंचायत। क्लियर है, एक बार देख लो। भाग 5 में क्या है, केंद्र सरकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 1 में क्या है, भारत राज्य संघ क्षेत्र। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। चीजें यहां तक क्लियर है, देख लो, मैं हट जाता हूं, अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे चलो, आ जाओ। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। ये कह रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जो राइट्स है, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, जो रिट जारी होता है, रिट 5 प्रकार के होते हैं। मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आपका लग रहा है कि हमारा कोई राज्य, कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है जो हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन रहा है, कि हमारे मौलिक अधिकार के दायरे में आकर के अपना मौलिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपसे जबरदस्ती कोई चीज कर रहा है, तो उसके तहत आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये इसमें पूछ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ही केवल जा सकते हो या इसके अलावा कोई और भी संस्था है। बात है जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी है जो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट केवल एक नहीं है, इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। आई बात समझ में। सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो रिट के लिए कौन सा आर्टिकल 32, मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होगा तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और अगर हाई कोर्ट की बात होगी तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। बात आई समझ में। मैंने क्या बोला, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार हनन होने पे जा सकते हो। लेकिन अगर बात आएगी हाई कोर्ट आपको जाना है तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार ये, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भैया केवल इनका ही नहीं है, इसके अलावा भी अन्यत्र भी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखो,
जो आर्टिकल 23 एंड 24 है, बाल श्रम और बधुआ मजदूरी को लेकर ही है। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि भैया कारखाने में काम करने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 24 के अनुसार कारखाने में कार्य करने के लिए कितना होना चाहिए? 14 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखाने में कार्य करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तो होनी ही चाहिए। 14 वर्ष के नीचे है तो कानूनन ये अपराध है, उसके मालिक को जेल हो सकती है। ठीक है, देख लो जो अब मैंने आपको अभी बताया। अब अगला क्वेश्चन है 21। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? इसमें कह रहा है कि भैया इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे। किस किस वे से हम भारत की नागरिकता पा सकते हैं? क्वेश्चन का पूछा गया था यूपीएसआई मेन 2014 में। देखो, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वे होते हैं। पांचों में हम पहले इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। जन्म से, बिल्कुल, जो यहां से पैदा होता है। अगर आपके दादा यहाँ के हैं तो भी आपकी नागरिकता यहाँ से, बिल्कुल सही बात है। देशीकरण के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों तो ऑप्शन सही है, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है। लेकिन पांचों आधार क्या क्या है? पांचों आधार में जन्म हो गया, वंशानुक्रम हो गया, पंजीकरण के द्वारा हो गया, देशीकरण के द्वारा हो गया और क्षेत्रीय अधिकरण के माध्यम से। ठीक है, ये चीजें देख लो। पहला जन्म के द्वारा, दूसरा वंशानुगत के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण, पांचवा क्षेत्रीय अधिग्रहण के माध्यम से। और इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? ये नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा उसमें लिखा गया है कि अगर भारत की आपको नागरिकता चाहिए तो 5 आधार हैं। पांचों आधार मैंने आपको बता दिया है। अगर उल्लेख की बात आएगी कि कौन सा नागरिकता अधिनियम है तो आप 1955 बताओगे। कितने आधार है तो आप 5 आधार बताओगे। कौन कौन से आधार हैं भैया? जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्रीय अधिकरण के माध्यम से। ये यहां तक क्लियर है आपको? देख लो एक बार, मैं हट जाता हूं। जिन बच्चों को इन सब का पीडीएफ चाहिए, मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल में दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वहां से आपको पीडीएफ वगैरह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है ना कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 एंड 24। 24 तो बधुआ हो गया था मजदूरी को लेकर के, लेकिन जो आर्टिकल 23 है ना, यही है बेगार श्रम। बेगार श्रम का मतलब होता है कि बिना पैसे का काम कराना, कि आपसे मजदूरी जबरदस्ती कराया जा रहा है और बिना पैसे के। बेगार, बिना गार के, गार का मतलब पैसा, बिना मजदूरी के, आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या आता है कि कानून के समक्ष हर कोई समान है। और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत क्या आता है? नागरिकता के संबंधित है। आर्टिकल 32 क्या है? रिट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ये हो गया रिट्स, ये हो गया कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। ये नागरिकता से संबंधित हो गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आर्टिकल 23 अभी हो गया, ये बेगार श्रम को लेकर के है। बेगार श्रम। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपकी? एक बार फिर से देख लो, मैं बोल देता हूं। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। आर्टिकल 7 जो होता है सिटीजनशिप के अंतर्गत आता है। आर्टिकल जो 32 है ये आपका रिट्स के अंतर्गत आता है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 जो अभी आपको मैंने बताया, बेगार या बधुआ मजदूरी को लेकर के है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलूं, आ जाओ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? इसमें कह रहा है कि भैया संपत्ति का जो अधिकार है आपका, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये पहले मूल अधिकार होता था, अभी ये केवल विधिक अधिकार है। मूल अधिकार कहां पे था? आर्टिकल 19 में था, और अभी क्या है? आर्टिकल 300 के ए में है। देखो, जब किसी आर्टिकल के आगे ए बी सी डी वो भी कैपिटल लेटर में लिखा हो, इसका मतलब यही समझना कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? ये मूल फंडामेंटल राइट से ये विधिक अधिकार, मतलब लीगल राइट्स कब बना? बात है भैया 1978 की। कौन सा संशोधन? 42 अमेंडमेंट के द्वारा।
हटा करके इसको फंडामेंटल राइट से विधिक अधिकार बना दिया गया। अब मैं आपको, बी ऑप्शन सही है, मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले मूल अधिकार था। किस आर्टिकल में आता था? आर्टिकल 19 में आता था। हुआ क्या? 1978 44वां संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट के द्वारा मूल अधिकार से इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और कहां पे इसको जोड़ा गया? 19 से उठा करके इसको 300 के ए में रख दिया गया। क्लियर है यहां तक? चीजें समझ आ गई? हट जाता हूं मैं, एक बार देख लो। ठीक है, आगे चलो। अगर मैं आपसे पूछी 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 1976। क्या हुआ था? प्रस्तावना में बदलाव, 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है। अब आपके मन में आता है, क्या 1976 से पहले अपना राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं था? ये आप कमेंट में मुझे बताना। क्या 1976 के पहले भारत जो राज्य था धर्मनिरपेक्ष उसमें देखने को नहीं मिलता था? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि धर्मनिरपेक्ष इसको बनाना पड़ा 1976 में? हालांकि पहले विजन में जो तय था, लोगों ने बना दिया था, इतना अच्छा संविधान बन के तैयार हो गया था, उसके बाद भी ये तीनों नए वर्ड जोड़े गए, प्रस्तावना को चेंज करना पड़ा। ये चीजें आप मुझे बताना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो मैंने आपको अभी बताया, ये आर्टिकल 19 के 1 के एफ से हटाया गया था। ठीक है, आ जाओ एक्सप्लेनेशन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है? देखो, इसको आप करने के लिए ना आपको एक क्रम पता होना चाहिए। क्रम का मतलब ये है कि आर्टिकल जो 19 है, 19 में क्या क्या है, ए से लेके एफ तक जो भी चीजें हैं आपको पता होने चाहिए। तो हालांकि इसका जो आंसर ए सही होगा। आज ये ए है, इसमें कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कैसे क्या है मैं आपको बताता हूं डिटेल के साथ, ये आपको देख लो। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रता है, क्या क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भैया आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने की आजादी है और अपने विचारों को कैसे भी व्यक्त कर सकते हो, चाहे गा करके, चाहे लिख करके, चाहे मीडिया के द्वारा। जो मीडिया की स्वतंत्रता आती है ना, वो भी आर्टिकल 19 के 1 के अंतर्गत आती है। याद रखना, 19 के 1 के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता भी यहीं पे आती है। लेकिन अगर बात की जाए कि आपसे आपकी ये स्वतंत्रता छीनी कब जा सकती है, कि आपके बोलने की आजादी आपसे कब छीन ली जाएगी? जब आप ऐसी कोई बात करें जिससे अपने देश की अखंडता की बात आ जाए, कि उसकी छिड़ हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, कि भैया आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा को लेकर एक खतरा है, या आप ऐसी बातें बोल रहे हैं कि किसी मित्र, किसी एक ऐसा शत्रु देश है उसके साथ आप मित्रता करके रखे हुए हैं और हमारा पोल यहाँ का वहां मीडिया के द्वारा या बात के द्वारा बोल रहे हैं, तो वहां पे आपका ये मूल अधिकार, बोलने की आजादी आपसे छीन ली जाएगी। और सेम यही, और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये आर्टिकल 19 के 1 के तहत। मैंने क्या बोला? आर्टिकल 19 का जो 1 है, इसके तहत मीडिया पर रोक, बोलने की आजादी आपसे छीनी जा सकती है। इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो जिसके द्वारा देश की अखंडता छिड़ हो, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी पोल नहीं मित्रता शत्रु मित्र देश के साथ दे सकते हो जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए। ठीक है। और 19 का बी क्या कहता है? असेंबली, आपको संघ बनाने का अधिकार है, ग्रुप बनाने का अधिकार है, आप देश के किसी भी हिस्से में आप गति कर सकते हैं। जब आप देश के किसी भी हिस्से में अगर आप घूम सकते हैं, तो किसी भी हिस्से में आपको बसने का भी अधिकार है, और आप मनचाहा ऑक्यूपेशन, व्यापार भी चुनने का आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप सभा बना सकते हो, एक ग्रुप बना, असेंबली बना सकते हो। संघ और सभा, पहला संघ है, दूसरा सभा है। उसके बाद आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। अगर आप घूम सकते हो तो कहीं भी आप बस भी सकते हो, अगर बस सकते हो तो कहीं भी आप कोई भी व्यापार भी चुन सकते हो। इसको ऐसे याद करना। देखो इसका क्रम पूछता है कि आर्टिकल 19 के ए बी सी डी ई एफ में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे क्रम बताओगे इसका? सबसे पहले आप ऐसे सोचना जैसे मैं याद कर रखा हूं, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, और कोई भी असेंबली, संघ हो गया, एसोसिएशन हो गया, कोई भी बना सकते हो। फिर देश के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हो। अगर आप घूम सकते हो किसी भी हिस्से में, तो भैया वहां पे बस भी सकते हो, बसने का अधिकार है। अगर आप वहां बस भी सकते हो तो क्या होगा कि आप रोजगार के लिए भी तो ढूंढोगे, तो आप कोई भी अपने मन से रोजगार भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है। पहले तो आप बोलना की आजादी दे दी गई, बोलने के बाद चलो संघ बनाने की आजादी दे दी गई, संघ के बाद सम्मेलन करने की आजादी दे दी गई। इसके बाद इतना चीज हो गया, फिर आपका मन करेगा चलो देश के और भागों में घूमते हैं,
तो भैया देश के किसी भी भाग में घूमने की आजादी आपको दे दी गई। अगर घूमने की बात आ जाएगी, इसके बाद आपके मन में ये भी तो आएगा कहीं भी हम बसने का भी तो अधिकार होना चाहिए कि हम वहां रह भी तो सके, कोई देश का हिस्सा पसंद आ गया तो बसने का भी अधिकार दे दिया गया। और अगर आप कहीं पर रहोगे तो आपको रोजगार के लिए कुछ तो चाहिए, आप जीवन यापन कैसे करोगे? तो अपने जीवन यापन के लिए कोई भी बिजनेस करने की आजादी। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बम का हथियारों का आप बिजनेस करने, नहीं, हर चीज एक दायरे के अंदर, कुछ भी आप कोई भी कार्य करो, देश की एकता सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, ये चीजें ध्यान रखना, नहीं तो आपकी सारी आजादी वहां पे छीन ली जाएगी। और आपकी आजादी वहीं पे खत्म होती है जहां पे दूसरे की स्टार्ट हो जाती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी आजादी है, इतना बड़ा सा डंडा ले लिया और ऐसे ऐसे घुमाते हुए चल रहे हो। ठीक है, ये आपकी आजादी है, घुमाना आपकी आजादी, आप घुमा रहे हो, पर उससे किसी दूसरे की आजादी छीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे घुमा रहे, किसी और के सर में फूट गया, भाई उसका तो मूल अधिकार भी तो हनन हुआ कि आप उसको कैसे मार सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी आजादी वहीं खत्म होती है जहां पे दूसरे की स्टार्ट हो जाती है। चीजें आपको क्लियर है? आगे चलूं, आ जाओ। कौन सा कथन भारत में कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? देखो, कानूनी अधिकार का मतलब समझो, एक संवैधानिक अधिकार का मतलब समझो, वो अधिकार जो ऑलरेडी संविधान में दस्तावेज में लिखे गए हैं, वो संवैधानिक अधिकार है। उसको चेंज करने के लिए संविधान में संशोधन करने की नीड पड़ती है, लेकिन कानूनी अधिकार को चेंज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ध्यान से समझो, कानूनी अधिकार एक समान कानून द्वारा सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। इसे विधायिका द्वारा बदला या हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसका दोनों ऑप्शन सही है। देखो, का एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। कानूनी अधिकार संविधान में लिखित नहीं होते, बल्कि संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं। जो एक्ट बनते हैं, जितने भी नए कानून पारित होते हैं, ये भैया विधानसभाओं या फिर आपके संसद द्वारा बनाए जाते हैं, और इन्हें बदला या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आज हमने 25 क्वेश्चन टोटल कर लिए, और आपको आई होप यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी लगी होगी कि आज हमने वेल डिटेल के साथ अच्छे से किया। और आई होप जैसे आपने पिछले लेक्चर को प्यार बना के रखा, इस क्लास को भी ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। और जल्द ही इसका पार्ट 4 आ जाएगा, और जल्दी हिस्ट्री का भी लेक्चर आ जाएगा। और साथ में कुछ आपके जो मूल विधि के स्पेशल टॉपिक्स हैं, मतलब जितने एक्ट है, चाहे दहेज से रिलेटेड हो गया, चाहे मानवाधिकार से लेके हो गया, या सोशल वेलफेयर से चीजें हो गई, वो भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, और आपकी क्लास बहुत जल्दी और ही अच्छे और सुव्यवस्थित क्रम तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक दिन में 2-2 लेक्चर मिलेगा। अभी कुछ चीजें और हैं जो भी चल रही हैं साथ में। और एक बात और आपको यहाँ पे अनाउंस कर दूं, अगर कोई भी बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है और उसको एसएससी से रिलेटेड कोई पीवाईक्यू चाहिए, पीवाईक्यू का मतलब, मैंने ही पॉलिटी का दूसरे चैनल, एक मेरा और भी चैनल है जिसका नाम है क्रैकर्स अड्डा, तो लिंक मैं अभी मेंशन कर दूंगा अपने ये अपने डिस्क्रिप्शन में। क्रैकर्स अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एसएससी से रिलेटेड बच्चों की तैयारी करवाते हैं, एसएससी से रिलेटेड जो नया न्यूज आया है, और एसएससी से रिलेटेड कोई भी बैच, और एसएससी से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करवाते हैं। तो अगर आप एसएससी के लिए कोई बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, तो आप उस पर जाकर एसएससी के लिए वहां से जुड़ सकता है। और कोई बच्चा यूपीएसआई, यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। और एक बात ध्यान रखना कि जो कोई भी चाहे सब्जेक्ट हो, पीवाईक्यू का मतलब होता है कि कोई एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर के कितने क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि एसएससी का कोई बच्चा है, अगर वो यूपीएसआई का पीवाईक्यू देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूजफुल नहीं होगा, उसके लिए भी हेल्पफुल ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो मूल अधिकार की बात, अगर 35 तक कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम? मान लो यूपीएसआई से मैंने 100 करवा दिए, 50 वहां से करा दिए, 150 टोटल हो गए। अब 150 क्वेश्चन अगर जो बच्चे ने कर लिया, अब 150 से कितना क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं ना, यहाँ का वहां पूछ लिया, वहां का यहाँ पूछ लिया। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं वहां भी जाके देख सकते हैं, और वहां जो बच्चे देख रहे हैं वहां से आके यहाँ भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही क्लास आपके तैयारी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यू देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट हो जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आपका मेन काम हुआ है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये नहीं किस एग्जाम में आया हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे इस क्लास को प्यार देते हो, वैसे हर क्लास को भी प्यार दो, और अच्छे से पीवाईक्यू को करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ।